हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, और उसमें हम लोगों ने प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एक पॉइंट उसमें और पढ़ना है, बल्बिल। बल्बिल को पत्र प्रकलिकाएं भी कहते हैं या फिर प्रकंद कहते हैं। बल्बिल होता क्या है? बल्बिल वह कलिकाएं होती हैं जिनमें फूड मटेरियल स्टोर हो जाते हैं, यानी खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। यानी ये वह कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल संचित हो जाते हैं। अब ये खाद्य पदार्थ संचित हो जाएंगे और ये कलिकाएं क्या होती हैं, अपने पेरेंट बॉडी से यानी मुख्य पौधे से अलग हो जाती हैं। अलग होने पर इनमें जड़ें निकल आती हैं और जड़ों से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने लगती हैं और नवीन पौधों में विकसित हो जाती हैं। नए पौधे यानी न्यू प्लांट बन जाता है। इसे बल्बिल कहेंगे। क्या कहेंगे? बल्बिल कहेंगे। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आर्कजैलिस, एग्जाम्पल में आप लोग आर्कजैलिस को खट्टी बूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खट्टी बूटी कहते हैं। ऐसे एक है रतालू। ऐसे लहसुन और प्याज है, ओनियन एंड गार्लिक। ऐसे ग्लोबा बुल्बीफेरा है। तो इन सब में देखा गया है कि बल्बिल का फॉर्मेशन होता है, बल्बिल बनते हैं, जिससे नए पौधे बन जाते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट था। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाई लीव्स, यानी पत्तियों के द्वारा कैसे प्रवर्धन होता है, नए पौधे कैसे बनते हैं, किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। बाई लीव्स। आप लोगों ने गार्डन में देखा होगा, कुछ मोटी मोटी पत्तियों वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे ब्रायोफिलम, जिसे अजूबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजूबा। मुख्यतः ये पौधा गार्डन में लगभग पाया ही जाता है, गमलों में लोग लगाते हैं। इनकी पत्तियां मांसल यानी मोटी होती हैं। मोटी होने के कारण यह है कि इनमें जो भोज्य पदार्थ होता है, पौधे का जो भोज्य पदार्थ जो स्टोर होता है, वो पत्तियों में होता है। किसमें हो जाता है? पत्तियों में भोज्य पदार्थ स्टोर हो जाता है। अब इन पत्तियों में भोज्य पदार्थ स्टोर हो गया तो यहाँ पर नॉच होती है, खांच बनी हुई होती है। इन खांच से नई नई कलिकाएं निकलने लगती हैं, यानी कलिकाओं का विकास होता है। और ये कलिकाएं यहाँ से निकलकर यानी मिट्टी के संपर्क में आकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो ये पत्ती के द्वारा नए पौधे बन रहे हैं, यानी प्लांट प्रोपेगेशन बाय लीव्स। पत्तियों के द्वारा प्लांट का प्रोपेगेशन हो रहा है, पत्तियां बन रही हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं बिगोनिया का। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कोलेंचे का। तो इस तरह से कई पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां मांसल होती हैं, मोटी होती हैं। उनके मांसल और मोटी होने के कारण ये है कि उसमें भोज्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और उनके एज पर, किनारों पर
नए पौधे की कलिकाएं विकसित होने, यानी कहने का मतलब कलिकाएं विकसित होने लगती हैं और वो उन कलिकाओं में अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। ये जड़ें भूमि से मिनरल्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन कर सकती हैं और नए पौधे का विकास हो जाता है। तो ये पत्तियों के द्वारा प्लांट प्रोपेगेशन हो रहा है और इसका उदाहरण है अजूबा यानी ब्रायोफिलम, ऐसे बिगोनिया, कोलेंचे, ये सब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें तेजी के साथ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस साल ये सिलेबस से कम कर दिया गया है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए आपको कुछ बेस भी ज़रूरत है, इसलिए रिवीजन के तौर पे ये पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं अलैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें लाभ यानी लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग लाभ की अगर बात करें कि लाभ क्या क्या होता है, तो लाभ यह है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी संतति होती है, यानी जो संतान आती है, जो नए पौधे बनते हैं, वो अपने पेरेंट के समान होते हैं। कैसे होते हैं? पेरेंट के समान होते हैं, यानी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के बिल्कुल समान होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल भी समान, कैसे? मॉर्फोलॉजिकली भी होते हैं और जेनेटिकली भी। तो मॉर्फोलॉजिकली यानी जेनेटिकली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं किसके? पेरेंट के, दिखने में भी, और उनके अंदर जो गुण होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो उनके पेरेंट यानी जनक के समान होते हैं, मुख्य पौधे के समान ही होते हैं। तो ये समानता पाई जाती है। दूसरा, क्रोमोसोम नंबर अगर देखा जाए, यानी गुणसूत्रों की संख्या देखी जाए, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जो डाटर प्लांट्स में होंगे, यानी जो कह सकते हैं संततियों में होंगे, जो नए पौधों में होंगे, वही उनके जनक में यानी पेरेंट में भी होंगे। सपोज किसी पौधे में अगर गुणसूत्र, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो उससे जो भी अलैंगिक जनन के द्वारा जितने भी पौधे बनेंगे, वहां पर भी गुणसूत्रों की संख्या 16 ही होगी और हूबहू दिखने में अपने पेरेंट की तरह ही रहेंगे। यानी ये जो 16 लिखा गया है, ये जेनेटिकली समानता है, और जो ये राउंड यानी ये शेप, आकार, प्रकार दिखाया गया है, ये मॉर्फोलॉजिकली यानी आकार की समानता है। तो ये समानताएं बरकरार रह जाती हैं, हमेशा ये पाई जाती हैं। तीसरा, इसमें जो लाभ की बात करें अगर, तो ये तीव्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तीव्र। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए लैंगिक जनन से, तो ये तीव्र प्रक्रिया है, और तीव्र प्रक्रिया होने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पर युग्मक नहीं बनते हैं, यानी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा, फ्यूजन नहीं होता है, गैमीट का फ्यूजन भी नहीं हो रहा होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है, निषेचन क्रिया नहीं होती है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास भी नहीं होता है। तो यानी जब ये सब प्रक्रियाएं नहीं होंगी, तो स्वाभाविक है कि जब ये सारी प्रक्रियाएं, यानी गैमीट नहीं बनना है, गैमीट का फ्यूजन संलयन नहीं होना है, यानी निषेचन क्रिया नहीं होनी है, जायगोटिक कंडीशन नहीं आएगी, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, भ्रूणीय विकास यानी नहीं होना है, तो जब ये सारी प्रक्रियाएं एब्सेंट रहेगी, तो प्रक्रिया कैसी होगी? तीव्र प्रक्रिया होगी। कैसी प्रक्रिया होगी? तीव्र प्रक्रिया ये होगी। अगला इसका जो लाभ है वो ये है कि ये यूनिपेरेंटल प्रक्रिया है। कैसी है? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब हुआ कि एक ही जनक होते हैं,
जैसे लैंगिक जनन की बात करें तो वहाँ मेल और फीमेल की बात आ जाएगी, मेल और फीमेल उसमें दिखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इस अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट यानी एक ही पेरेंट हो, उनसे संततियाँ बनती रहती हैं, यानी एक ही पेरेंट के द्वारा संतानोत्पत्ति हो जाती है। तो ये यानी ये क्या है, यूनिपेरेंटल प्रक्रिया है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। एक और लाभ ये है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसे शैवाल की बात कर लें, एल्गी की बात कर लें, तो जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो सरवाइव करने में भी मदद करते हैं। यानी अलैंगिक जनन के द्वारा वो जनन करते रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। तो ये सब लाभ हैं इनके अलैंगिक जनन से। कुछ हानियों की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक अर्धसूत्री विभाजन यानी मियासिस नहीं होता। मियासिस क्या होता है, नहीं होता है। अब मियासिस नहीं होता है जिसकी वजह से गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी दो विभिन्न प्रकार के गैमीट यहाँ पर नहीं बनते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और जब युग्मक निर्माण नहीं होगा तो उनका दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन जब नहीं होगा तो कोई नए लक्षण नहीं आएंगे। यानी कहने का मतलब परंपरागत तरीके से वही पुराने लक्षणों वाले पौधे या जीव ही बनते रहेंगे, कुछ नई उत्पत्ति नहीं होगी, यानी नई प्रजाति नहीं बनती है, एक ही प्रजाति बरकरार रह जाएगी। दूसरा इसमें जो दूसरे प्रकार की इसमें जो डिमेरिट है, यानी हमेशा कंटिन्यूटी जो बरकरार रह जाती है क्रोमोसोमल या जेनेटिकली जो समानता वाली, इसकी वजह से जो आने वाली पीढ़ियां हैं यानी प्रोजनी है, जो प्रोजनी बन रही होती हैं, उनमें दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, वीकनेस आने लगती है, कमजोरी। यानी धीरे धीरे वो प्रजाति वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो इस तरह से ये कई प्रकार की डिमेरिट्स है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास क्रम की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो उसमें कोई विशेष योगदान नहीं दे पाते हैं। इवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि समय के साथ जीवों में परिवर्तन होना, और ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, तो इनमें कोई भी नई प्रजाति नहीं बनती है, वही लक्षण बरकरार रह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विकास इवोल्यूशन में भी ये विशेष मदद नहीं करते हैं। अब हम लोग, ये तो था अलैंगिक जनन का प्रकार। आगे जो दूसरा जनन का प्रकार है वो है लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक जटिल प्रोसेस है। कैसा है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट होते हैं। दो पेरेंट कौन कौन से होते हैं, एक फीमेल है और दूसरा मेल होता है। तो फीमेल से फीमेल गैमीट बनेंगे। क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेंगे। और मेल से मेल गैमीट बनेंगे, और फीमेल से फीमेल गैमीट का विकास होगा। और इस विकास के दौरान यहाँ पर विकास जब होगा, उसके बाद संयुग्मन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फिर जायगोटिक कंडीशन आएगी, यानी जायगोट बनेगा। और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, यानी विकास होगा, भ्रूणीय विकास होगा।
उसके पश्चात नए जीव का जन्म होगा। तो ये एक जटिल प्रक्रिया यानी लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है ये, इसीलिए ये ज़्यादा समय इसमें लगता है, यानी समय अधिक लगता है, ये जटिल प्रक्रिया कही जाती है। अब आगे बात करते हैं इसमें कि ये प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है, यानी हम कोई भी शरीर है, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, उस बॉडी में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। एक ऐसी कोशिका होगी जो लैंगिक कोशिकाएं कहलाएंगी और दैहिक कोशिकाएं अलग होती हैं। फिर लैंगिक कोशिकाएं होंगी, लैंगिक कोशिकाओं में गैमीट यानी युग्मकों का विकास होगा, गैमीट बनेंगे और वो गैमीट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनते हैं। कब बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की प्रक्रिया होती है। मियोसिस के पश्चात यानी अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गैमीट का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, मादा में भी और नर में भी। वहां से नर गैमीट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तत्पश्चात उनका संलयन होता है और जायगोटिक कंडीशन आती है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। फिर वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है और विकास होने के बाद नए संततियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से लैंगिक जनन को हम लोग सिनजेनेसिस भी कहेंगे, यानी सहजनन भी कह सकते हैं या एम्फीगोनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सहजनन, सहजनन या उभय मिश्रण, यानी एम्फीगोनी। क्या? एम्फीगोनी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्फीगोनी। और सहजनन सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस भी कहेंगे, सहगोनी या सिनजेनेसिस भी कहेंगे। आगे अब लैंगिक जनन के लिए कुछ शरीर में कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं। उन अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। किसी भी जीव में, यानी किसी भी जीव का एक पूरा जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र में जो अवस्थाएं आती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसको हम कह सकते हैं फेज ऑफ लाइफ साइकिल। फेज ऑफ लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। वैसे बहुत सारी अवस्थाएं हैं कि जब जीव पैदा होता है, शैशवावस्था में आता है, फिर ऐसे ही आगे और डेवलप होता है, बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, ऐसे ही वृद्धावस्था आती है। ये सारी है, लेकिन हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किन अवस्थाओं की आवश्यकता है, किन अवस्थाओं में हम लोग इस डेवलपमेंट को जान सकते हैं, उतनी ही अवस्थाएं पढ़नी है। तो हम लोग सबसे पहले किशोरावस्था या जुवेनाइल स्टेज पढ़ेंगे। या जुवेनाइल फेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जुवेनाइल फेज कह सकते हैं या स्टेज कह सकते हैं। तो जुवेनाइल फेज जो होती है, किशोरावस्था जो होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो के लिए जो मैच्योरिटी आती है उससे पहले की अवस्था होती है। यानी हम कह सकते हैं जीवों में जीवन चक्र में प्रजनन के पूर्व की अवस्था है, यानी प्रजनन काल जो जब जीवन चक्र में स्टार्ट होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब अंदर आर्गन डेवलप होते हैं उससे पहले की अवस्था होती है। इसमें कंप्लीटली सेक्स आर्गन डेवलप्ड नहीं होते हैं,
यानी लैंगिक अवस्था परिपक्व यहाँ पर नहीं होती है। इसमें अगर बात करें तो ये अवस्था वृद्धि की अवस्था होती है। यहाँ पर वृद्धि तीव्रता के साथ हो रही होती है, यानी शरीर की वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही होती है। परिपक्वता आने ही वाली होती है, यानी परिपक्वता में विशेष वृद्धि हो रही होती है। और ये अवस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग समय इसका निर्धारित है। मनुष्य में कितने वर्ष तक, ऐसे यानी जीवों में कितने वर्ष तक, वो अलग अलग समय निर्धारित है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं अध्ययन करना है, केवल आपको ये जानना है कि ये स्टेज आती है। अगला दूसरी स्टेज होती है, दूसरी जो फेज होती है वो प्रजनन अवस्था होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ये मुख्य जीवन काल की मुख्य अवस्था कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी जीव क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव इसे फेज कहेंगे। अब इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से इसको जान लेते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ पर यवनारंभ हो जाता है, यानी शरीर में सेक्सुअल ऑर्गन परिपक्व हो जाते हैं। जो लैंगिक अंग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, यानी यवनारंभ हो जाता है पौधों में भी और जंतुओं में भी। अगर पौधों की बात करें तो लैंगिक दृष्टि से अगर देखें तो पौधों की बात करें तो दो प्रकार से होते हैं। पौधों में कैसे पता चलेगा कि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रही है? पौधों में जब पुष्प बनने लगे, पुष्प ही रिप्रोडक्टिव फेज बताते हैं, यानी रिप्रोडक्शन पुष्प में ही होगा, तो रिप्रोडक्टिव फेज वहीं पर आएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इस फेज के हिसाब से, तो दो प्रकार से होते हैं पौधों में ये अवस्था होती है। एक मोनोकार्पिक होती है और दूसरी जो अवस्था आती है पॉलीकार्पिक आती है। अब ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ये इसके उदाहरण हम बता देते हैं। मोनोकार्पिक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है, यानी एक बार उसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। जैसे गेहूं, जो हम फसलों की बुआई करते हैं, एक बुआई करेंगे, उसके बाद जब मैच्योर हो जाती है, यानी फूल लगेंगे, फल लगेंगे, उसके बाद हम कटाई कर लेंगे, दाने लग जाते हैं, उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं, हम लोग कटाई कर लेते हैं, फिर नए पौधे की बीजों की बुआई करते हैं, जिससे नए पौधे तैयार होते हैं। तो उसमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है। यानी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग गेहूं में गेहूं के दाने निकाल लें और गेहूं ऐसे छोड़ दें, फिर से गेहूं में बाली लगेगी, फिर से दाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन में केवल एक ही बार जहाँ पर पुष्पन हो, फ्लावरिंग हो, वो कैसे पौधे कहलाते हैं, कैसी स्टेज कहलाती है? मोनोकार्पिक। क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक, यानी पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प धारण करें। ऐसे कुछ पौधे तो ऐसे भी होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। हमने अभी उदाहरण जो दिया, फसलों का उदाहरण दिया, वो एक वर्षीय पौधे थे। ऐसे ही कुछ बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं जो 50 से 100 साल तक पौधे रहते हैं और पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है। ऐसे आप लोग बांस के बारे में जानते होंगे, एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो बांस सूख जाता है पूरा, और बांस बहुत दिनों तक, आप देखे होंगे आपके आसपास ऐसे हरियाली रहती होगी, बांसों की देखे होंगे, लेकिन जब फ्लावरिंग हो जाती है तो वहाँ पर स्वतः ही वो सूख जाते हैं, यानी उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग उनमें हो रही है, इसलिए मोनोकार्पिक कहलाते हैं। ऐसे मेलोकाना बम्बूसाइडी 50 से 100 वर्ष इनकी जीवन काल होता है और सिर्फ एक ही बार पुष्प लगता है। ऐसे नीला मुरेंजी एक पौधा है
जिसमें 12 वर्ष पर एक बार फूल लगते हैं। कितने? 12 वर्ष पर फूल लगते हैं। तो ये सब अवस्थाएं आती रहती हैं। इस तरह के उदाहरण आप लोग पढ़ते रहेंगे और ये अवस्था आपको मिलेगी। मोनोकार्पिक ऐसे पौधे कहलाते हैं जिनमें एक बार फ्लावरिंग हो। दूसरा है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक में क्या होता है, बहुतायत हम लोग देखते हैं जो पौधे हमारे आसपास और दिखते हैं, जो बड़े पौधे दिखते हैं, उनमें हर साल फ्लावरिंग होती है, हर साल फल लगते हैं। जैसे अमरूद है, मौसमी है, सेब है, संतरे हैं, आम है, लीची है, इन सब में हर साल फ्लावरिंग होती है और फल लगते हैं। तो ये सब पौधे क्या कहलाए? पॉलीकार्पिक। क्या कहलाए? पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। अगला इसमें ये तो हमने पौधों की बात कर ली। अगर अगली जंतुओं की बात करें, जंतुओं में अगर हम थोड़ा सा जाते हैं, जंतुओं में बात करते हैं, तो जंतुओं को भी प्रजनन के आधार पर दो भागों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं। जंतुओं को भी, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो मौसमी होते हैं, सीजनल होते हैं, यानी उनका समय निश्चित होता है कुछ जंतुओं का, जिनमें वो ब्रीडिंग करेंगे, जिनमें वो प्रजनन की क्षमता उनमें विकसित होगी, प्रजनन की इच्छा विकसित होगी और प्रजनन करेंगे एक समय निर्धारित होकर। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस यानी सतत, अनवरत, हमेशा, यानी वो जनन के लिए सक्षम होते हैं। तो इस तरह से दो भागों में हम लोग उनको भी विभाजित कर सकते हैं। एक मौसमी और दूसरा है सतत। यानी हम लोग कह सकते हैं मौसमी सीजनल और दूसरा कॉन्टिन्यूअस यानी हमेशा जो कर सकते हैं सतत। अब मौसमी की अगर बात करें तो वर्ष में एक समय उनका निर्धारित होता है प्रजनन का। जैसे मेढक है उदाहरण में, एक निश्चित समय होता है मेढक के प्रजनन का। इस समय मेढक का प्रजनन बरसात में ही चल रहा होता है। छिपकली, पक्षी भी ऐसे प्रजनन के समय माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे विदेशी पक्षी अपने भी यहाँ आ जाते हैं एक समय निश्चित मौसम में। तो ये सब जो उदाहरण है ये मौसमी, यानी एक निश्चित होता है इनका प्रजनन का समय। उनमें ये जंतु प्रजनन करते हैं और कुछ प्रजनन करने वाले जंतु ऐसे भी होते हैं जो सतत होते हैं, जो हमेशा होते हैं। जैसे खरगोश है, मुर्गी है, मधुमक्खी है, चूहे हैं, मनुष्य है, ये सब सतत हमेशा प्रजनन कर सकते हैं। आगे अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्लेसेंटल कुछ मैमल हैं जिसे अपरायुक्त स्तनधारी कहते हैं। इनमें कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं, कुछ साइक्लिक प्रोसेस होती है कुछ। तो उन परिवर्तनों के बारे में अगर हम लोग जानें कि क्या होता है, ये अपरायुक्त जो मैमल होते हैं इनमें क्या बातें होती हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें तो एक इनमें रजो चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। रजो चक्र। अब रजो चक्र क्या होता है? इसमें गर्भाशय से कुछ रक्त और अंड बाहर निकलते हैं, हार्मोनल एक्टिविटी होती है जो निश्चित होता है कि हर महीने में ये होना ही होना है। तो ये मादा में ये रजो चक्र होता है मादा जीवों में, और इस रजो चक्र में कुछ रक्त और अंड बाहर निकलते हैं, स्रावित होते हैं, तो इसे रजो चक्र कहेंगे। और ये निश्चित होता है कि हर समय, यानी ये निश्चित होगा कि महीने में कितने दिन बाद ये दोबारा ये प्रक्रिया होगी, इसीलिए इसे रजो चक्र कहा गया कि ये प्रक्रिया हर महीने में दोहराती होती रहती है। उदाहरण अगर बात करें कि ये रजो चक्र किन किन जीवों में देखा गया है, तो जैसे बंदर है, लंगूर है, मनुष्य है, इनके अंडाशय से
प्रजनन मार्ग में हार्मोनल स्राव होता है और जिसके द्वारा रक्त एवं प्रजनन मार्ग के कुछ स्तर बाहर निकलते हैं, कुछ स्तर बाहर निकल आते हैं और इसे ही रजो चक्र कहेंगे। ये हर महीने में लयबद्ध तरीके से होता है। ऐसे ही एक और चक्र होता है जिसे मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र को ऊस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ऊस्ट्रस साइकिल कहते हैं मध्य चक्र को। यह देखा गया है कि नॉन प्राइमेट्स मैमल फीमेल में इनके अंडाशय में प्रजनन मार्ग में कुछ हार्मोनल एक्टिविटी होती है, तो वहां पर यह प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को ऊस्ट्रस काल कहेंगे। यहाँ पर इस होता क्या है कि मादा में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, तो मादा में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे कॉपुलेशन की एक इच्छा जागृत होती है, यानी संभोग की इच्छा उन जंतुओं में जागृत हो जाती है और कॉपुलेशन वो करते हैं। नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। जैसे इसका एक समय भी निश्चित होता है। अगर ये कुछ जंतु जैसे काऊ है, काऊ की बात करें तो उसमें ये 18 घंटे तक ये मध्य चक्र की अवस्था होती है। और जो लोग देहात से होंगे, जिनके यहाँ गाय भैंस होगी, वो इसके बारे में थोड़ा सा जानते भी होंगे कि गायें रभाने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, तो फिर नर के संपर्क में आ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है एक दिन की ही होती है, यानी लगभग 18 घंटे की होती है ये मध्य चक्र वाली अवस्था। ऐसे ही बिल्लियों की बात करें तो 1 सप्ताह तक ये अवस्था रहती है। जैसे हिरण की बात करें तो वर्ष में 1 बार यहाँ पर ये अवस्था आती है। ऐसे चूहे में वर्ष में कई बार ये अवस्था आती है, ओस्ट्रस काल होता है। तो ये सब ये रजो चक्र और मध्य चक्र ये जंतुओं में ये फेज पाई जाती है, ये स्टेज पाई जाती है। तो 2 अवस्थाएं हमने पढ़ी, एक जुवेनाइल फेज पढ़ी, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ी और तीसरा फेज होता है जिसे जीर्ण अवस्था या सेंसेंस फेज कहते हैं। जीर्ण अवस्था या सेंसेंस फेज कहते हैं। जीर्ण अवस्था का मतलब ये हुआ, जीर्ण मतलब होता है पुराना। शरीर धीरे धीरे क्या होता है, शरीर में एक्टिविटी प्रोसेसेस सब स्लो होने लगती हैं। कोशिकाओं का विभाजन स्लो हो जाता है। कोशिकाएं धीरे धीरे पुरानी होने लगती हैं, जीर्ण होने लगती हैं और शरीर का जो पतन होने लगता है, धीरे धीरे शरीर का क्षय होने लगता है और प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, प्राकृतिक मृत्यु, डेथ हो जाती है। तो इस अवस्था को सेंसेंस फेज या जीर्ण अवस्था कहेंगे। सेंसेंस फेज या जीर्ण अवस्था कहेंगे। अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हैं। 1-2 लेक्चर अभी ये रिवीजन होगा, उसके बाद हम लोग सीधे सिलेबस पे, जो सिलेबस आपका है वहाँ से हम लोग बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे।